स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। ब्रातिस्लावा के होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। उनका अभिनंदन स्लोवाक संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हुआ। प्रधानमंत्री के शानदार अभिनंदन की कड़ी में पारंपरिक स्लोवाक लोक नृत्य प्रस्तुति भी हुई। वहां लुचनित्सा कला दल ने प्रधानमंत्री का स्वागत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ किया। साल 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों देश के संबंधों में काफी प्रगति देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से व्यापार, निवेश और ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की नई इबारत लिखे जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीस में मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रों की बैठक में भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 तय किया गया। दोनों देश एआई गवर्नेंस पर केंद्रित साझा एआई वर्किंग ग्रुप स्थापित करेंगे। भारत और फ्रांस के रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से प्रगति हुई है। तकनीक से कूटनीति तक दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और साझा समृद्ध भविष्य की इबारत लिख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके सफल सबसे लंबे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यकाल भारत को सुदृढ़ बनाने की उनकी दृढ़ता दर्शा रहा है। आज से फ्रांस के एवियन शहर में होने जा रहे G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर गंभीर मंथन करने जा रही हैं। इसके साथ ही G7 इकोनॉमिस्ट मेमो ऑन ग्लोबल इम्बैलेंसेस शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, चीन और यूरोप के बीच बढ़ता आर्थिक असंतुलन भविष्य में वैश्विक व्यापार, निवेश और वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नीस शहर में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में नवाचार अब संस्कृति बन चुका है, जिसे देश के 2,30,000 स्टार्टअप से निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया है। जेवर से पहले कमर्शियल उड़ान को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। इस एयरपोर्ट को यात्रियों की सुविधा और टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान देते हुए डिजाइन किया गया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी राजनीतिक उठापटक दिल्ली में भी देखने को मिली। रविवार को टीएमसी के कई बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर लोकसभा में अलग से बैठने की मांग की। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की भी बात कही गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट को मान्यता न दिए जाने की मांग करते हुए तृणमूल सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एनक्लेव में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिलांग के दौरे पर रहेंगे। आज शिलांग के मावकसियांग स्थित लारिती परफॉर्मेंस सेंटर में पूर्वोत्तर भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण, साथ ही सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन के अनियंत्रित होने से कुएं में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सोलापुर जिले में सड़क हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स हैंडल पर लिखा, महाराष्ट्र के सोलापुर ग्रामीण इलाके में एक दुखद हादसे में हुई मौतों से मुझे गहरा दुख हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोलापुर जिले में सड़क हादसे पर दुख जताया। एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक वाहन दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भोजपुर में 31.21 करोड़ के कुल निवेश वाले इंटीग्रेटेड एका पार्क की आधारशिला रखेंगे और पटना में एनएफडीबी क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन आज से 17 जून तक संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को संसदीय कामकाज और नीतिगत विचार विमर्श का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान, स्टार्टअप और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत के भविष्य के विकास के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विकसित भारत का स्वप्न साकार करने के लिए युवाओं से आत्मनिर्भर भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत इनोवेट्स 2026 भारत फ्रांस की साझेदारी में एक मील का पत्थर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के सामने किसी तरह की आर्थिक आपदा नहीं खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपनी रिपोर्टों में लगातार भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बता रहा है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आईएनएस शारदा अपने सफल कोलंबो दौरे के दौरान भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण, पेशेवर आदान प्रदान और मैत्रीपूर्ण खेल गतिविधियां आयोजित की गई। ये दौरा दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और महासागर दृष्टि के प्रति साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करने वाला रहा। न्याय तक समग्र पहुंच के लिए टेली लॉ पहल और सुधार उत्सव के तहत आज धर्मशाला में एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें कानूनी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से और अधिक प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जन कल्याण अभियान के तहत नमो घाट पर योग सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र और हंसराज विश्वकर्मा मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने पिछले कुछ दिनों में संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में 3 और चूजों को शामिल किया है। हर साल 15 जून को विश्व वायु दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पवन ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में इसकी भूमिका को बढ़ावा देना है। भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र पिछले एक दशक में तेजी से आगे बढ़ा है। देश की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता मार्च 2026 तक बढ़कर 56.09 गीगावाट हो गई है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 के लिए रथ बनाने की तैयारी चल रही है। अक्षय तृतीया पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ये काम शुरू हुआ, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के 3 भव्य रथों को तैयार करना और उन्हें जोड़ना शामिल है। अयोध्या में सोमवती अमावस्या के अवसर पर सरयू नदी घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। भक्तों ने पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। पूरे घाटी क्षेत्र में आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिला। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर हर की पौड़ी पर पावन स्नान के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली चिड़ियाघर ने अपने परिसर में एक नागरिक विज्ञान पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पक्षी निगरानी और जैव विविधता संरक्षण में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना है। जम्मू हवाई अड्डा आज यात्री सुविधा दिवस मना रहा है। इसके अंतर्गत यात्री सुविधा बढ़ाने और जागरूकता प्रसार के लिए कई पहल की जा रही है। आगामी श्री अमरनाथ यात्रा को सुचारू और निर्बाध बनाने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक बड़ी उपलब्धि के तहत आयुष मंत्रालय ने YouTube पर लाइव योग स्ट्रीम पर सबसे ज्यादा दर्शक हासिल करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। ओडिशा का प्रसिद्ध कृषि एवं सांस्कृतिक पर्व राजा पूरे राज्य में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 6 से 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, कर्नाटक के कुछ भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और दक्षिण छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। दूसरी ओर मराठवाड़ा में लू चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन तक गर्मी और उमस रहेगी। राजधानी में सुबह सुबह बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आज शहर के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और नंदयाल जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। शनिवार रात से हो रही तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है और निचले क्षेत्रों में पानी भर गया है। हलहरवी और गुलियम गांवों में सड़क पर पानी भर जाने से वाहनों की आवाजाही रुक गई। यमिगनूर मंडल में नाले के उफान पर आने से कादीवेला गांव के पास मार्ग बाधित हो गया। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तार। मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं। वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। बिहार के गया में आज MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की आधारशिला रखी जाएगी। दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में यह सेंटर 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार 400 से ज्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप विकास के अगले चरण को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत की इन बढ़ती क्षमताओं से देश की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है। पिछले 12 वर्षों में देश के उर्वरक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति आई है। ताजा जानकारी के अनुसार पिछले 12 वर्षों में देश के भीतर 6 नए आधुनिक यूरिया प्लांट स्थापित किए गए हैं। इन प्लांट से हर साल उत्पादन में 76.2 लाख मीट्रिक टन की शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं भविष्य में 2 और नए यूरिया प्लांट्स चालू होने के लिए तैयार हैं। यूरिया उत्पादन में भी नया रिकॉर्ड बना है। वर्ष 2014-15 में जहां देश का यूरिया उत्पादन केवल 225 लाख मीट्रिक टन था, वहीं वर्ष 2024-25 में देश ने 306.67 लाख मीट्रिक टन का मजबूत उत्पादन दर्ज किया है। भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 33,660 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। भारत औद्योगिक विकास योजना देश में नई पीढ़ी की औद्योगिक अवसंरचना विकसित करने की दिशा में एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। उद्योग जगत का मानना है कि यह योजना भारत के औद्योगिक विकास को नई गति देगी।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख आज है। ऐसे में करदाताओं को आज अपनी अनुमानित दर कर देनदारी का एक हिस्सा जमा करना होगा, जिन पर साल भर में कुल टैक्स देनदारी निर्धारित सीमा से अधिक मानी जाती है। आरबीआई ने मुंबई के मोगावीरा सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति में गिरावट को देखते हुए इस पर कई पाबंदियां लगा दी है। इसके तहत खाता धारकों के लिए पैसे निकालने की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। आरबीआई ने कहा कि ये पाबंदियां 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होंगी, हालांकि इनकी समय समय पर समीक्षा की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने प्रवासी भारतीय ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा प्रवासी बैंक FCNRB अमेरिकी डॉलर जमा कर ब्याज दरें बढ़ा दी है। इस कदम का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा में अपनी आय बढ़ाने का अवसर देना, साथ ही विनिमय दर में उतार चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है। भारत सरकार की जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री ने असम के 4 खास सांस्कृतिक और कारीगरी वाले उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI का दर्जा दिया है। इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस में नाबार्ड ने मदद और सहयोग दिया है। GI टैग किए गए उत्पादों में कार्बी आंगलोंग हैंडलूम उत्पाद, असम बिहू पेपा, असम बांस शिल्प और देवरी हैंडलूम उत्पाद शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां आने वाले हफ्तों में एथेनॉल फ्रेंडली वाहन लॉन्च करने की तैयारी में है। फॉसिल फ्यूल आयात कम करने के लिए 100% एथेनॉल ईंधन के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में मेमोरी चिप निर्माण में निवेश बढ़ने की संभावना है। साथ ही उन्होंने मौजूदा कंपनियों द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ शांति समझौते की घोषणा कर दी है। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को खोलने और वैश्विक तेल आपूर्ति को सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं इस घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ताजा बयान से थोड़ी टेंशन भी बढ़ाई। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ अंतिम परमाणु समझौता नहीं करता है तो अमेरिका फिर से तेहरान पर सैन्य हमले शुरू कर सकता है। वहीं ईरान ने भी शांति समझौते पर सहमति जताई है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने ईरानी सरकारी टीवी पर एक इंटरव्यू में लेबनान सहित कई मोर्चों पर युद्ध और सैन्य अभियानों को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने बताया कि अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की अवधि में बातचीत होगी। हालांकि इस बीच उन्होंने साफ किया कि अगर दूसरी तरफ से उल्लंघन होता है तो तेहरान इस पर और सख्त कदम उठाएगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि शुक्रवार को हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खुल जाएगा। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उनकी बड़ी डील से पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा आएगी। वहीं शांति समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझसे पहले सभी नाकाम रहे। इलाके के नेताओं ने पहली बार ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो उन्हें असली शांति दिलाने में मदद कर सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए हुए समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही बहाल होनी चाहिए। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने रविवार को ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबर से तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई है। तेल की कीमतों में करीब 4% की कमी दर्ज हुई। अल्बानिया की राजधानी तिराना में रविवार शाम हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अल्बानिया में प्रस्तावित लग्जरी विकास परियोजना का जबरदस्त विरोध चल रहा है। यह प्रदर्शन काफी समय से चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने क्रांति के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। जिनेवा की सड़कों पर G7 के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। भीड़ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने आक्रामकता से जवाब दिया। उन्होंने पुलिस की ओर पत्थर और पटाखे फेंके, साथ ही विस्फोटों की आवाजें भी सुनाई दी। पिछले कुछ सालों में G7 की बैठकों के दौरान विरोध प्रदर्शन आम बात रही है। कई प्रदर्शनकारी इन सम्मेलनों का इस्तेमाल पूंजीवाद, वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन और असमानता का विरोध करने के लिए करते हैं। रविवार को लॉस एंजलिस इलाके के एक होटल के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारी जमा हुए।
जिन्होंने इस होटल में ठहरे ईरान के फुटबॉल टीम के मैच खेलने के फैसले का विरोध जताया। रविवार को ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में 2 हेलीकॉप्टरों की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर एक इलेक्ट्रिक कार डीलरशिप को लीज पर दी गई जमीन पर गिरे। वहां मौजूद गाड़ियों की लिथियम बैटरी की वजह से आग और भड़क गई। मरने वालों में अमेरिकी सिंगर ओलिवर ट्री और अर्जेंटीना के यूट्यूबर गैस्पर क्रिम शामिल। रविवार को मिसौरी के बटलर में एक प्राइवेट प्लेन के क्रैश होने से 11 स्काई डाइवर और एक पायलट की मौत हो गई। हालांकि क्रैश किस वजह से हुआ, इसकी जांच अभी चल रही है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारतीय टीम ने अपने शानदार जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से मात दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में सर्वाधिक 68 रन की पारी खेली। हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और वे महिला T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। भारत की धीरज बोमादेवरा और कुमकुम मोहोद ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में रिकर्व मिक्स टीम स्वर्ण पदक जीता। धीरज और कुमकुम ने ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए 32 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का ऐलान किया। अंतिम सूची में 22 पुरुष और 10 महिला एथलीट शामिल। अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने रचा इतिहास। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की के 412 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के रिकॉर्ड की बराबरी की। 4 बार की विजेता जर्मनी ने विश्व कप में पहली बार खेल कर रही कुराकाओ को 7-1 से मात दी। कुराकाओ आकार और जनसंख्या के हिसाब से विश्व कप में हिस्सा लेने वाला सबसे छोटा देश। जर्मनी के फुटबॉल प्रशंसकों ने बर्लिन में साथ मिलकर मैच देखा और टीम की जीत का जश्न मनाया। जर्मनी का अगला मुकाबला आइवरी कोस्ट में होगा। कुराकाओ के प्रशंसकों ने अपनी टीम के पहले विश्व कप मैच का जश्न मनाया। टीम के प्रशंसकों का मानना है कि उनके छोटे से देश के लिए विश्व कप में खेलना ही बड़ी बात है। जापान ने फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। जापान ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की। जापान और नीदरलैंड्स का मैच ड्रॉ होने के बाद जापान के प्रशंसक काफी खुश नजर आए। उनका मानना है कि उनकी टीम ने नीदरलैंड्स को ड्रॉ पर रोककर एक बड़ा काम किया है। जापान के साथ मुकाबला ड्रॉ होने के बाद नीदरलैंड्स के प्रशंसक काफी निराश दिखे। नीदरलैंड्स के प्रशंसकों का मानना है कि ये मैच उनकी टीम को जीतना चाहिए था। ईरान की फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप मैच खेलने के लिए रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मैनहट्टन बीच पर स्थित अपने होटल पहुंची। ईरान की टीम का बेस कैंप मैक्सिको में है। हाइती को भले ही विश्व कप के अपने पहले मैच में 1-0 से हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन टीम के प्रशंसकों के जोश में कोई कमी नहीं है। हाइती का पहला अगला मुकाबला 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से है और केप वर्डे टीम के प्रशंसक विश्व कप में अपनी टीम के पहले मैच को लेकर काफी उत्साहित है। विश्व कप में आज केप वर्डे का सामना स्पेन से होना है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।